गुरु शुक्रौ शनि राहु केतौ सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु, सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु, सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। थोड़ी मेरी आवाज थोड़ा गड़बड़ रहती है मेरी बीच बीच में। नहीं आवाज बहुत पे अच्छी आवाज है। नहीं अच्छी तो नहीं है, नहीं तो है, लेकिन हाँ, आज हम ग्रहों की दृष्टियों के बारे में पढ़ेंगे। ग्रह जो है 9 ग्रह हैं। तो ये आप लोग आगे के सब लोग सब लोग आगे आप स्टार्ट कीजिए। ओके, मैंने कहा कभी तो ग्रह 2 तरह के माने जाते हैं। कुछ एक आंतरिक ग्रह और एक बाहरी ग्रह। जो पृथ्वी और सूर्य के अंदर आते हैं उनको आंतरिक ग्रह कहते हैं, और जो पृथ्वी के बाहर हैं उनको बाहरी ग्रह मानते हैं। तो आंतरिक ग्रह में सूर्य चंद्र बुध शुक्र आते हैं। चंद्र तो वैसे ही आ गया है ना। और बाहरी ग्रह में मंगल, गुरु और शनि आते हैं। अब इनकी जो दृष्टि है सब ग्रहों की, मतलब 7वीं दृष्टि तो पूर्ण दृष्टि मानी जाती है। सब ग्रह अपनी अगर 7वीं दृष्टि को देखेंगे तो 7वीं क्या होता है, सामने होता है एकदम। अब जब हम सामने किसी बंदे को देखेंगे वो पूरा ही दिखता है ना। अगर साइड से देखेंगे तो थोड़ा सा पार्टली दिखता है कभी कभी। तो इसीलिए जब हम कोई चीज सामने देखते हैं तो हर 7वीं दृष्टि जो है वो पूर्ण दृष्टि मानी जाती है। लेकिन जो बाहरी ग्रह हैं जैसे मंगल और बृहस्पति और गुरु, इनकी कुछ और भी दृष्टियां पूर्ण दृष्टि मानी जाती हैं। जैसे मंगल की मानी जाएगी मंगल की 4थी और 7वीं और 8वीं। 7वीं तो है ही सबकी। तो मंगल की जो 4थी और 8वीं दृष्टि भी पूर्ण दृष्टि मानी जाती है। और बृहस्पति की 5वीं और 9वीं पूर्ण दृष्टि मानी जाती है। और शनि की 3री और 10वीं पूर्ण दृष्टि मानी जाती है। क्योंकि आप देखें, अगर हम किसी को दूर से देखते हैं, दूर कोई बंदा, तो हमें अगर थोड़ा सा ऐसे सिर घुमाएंगे तो टोटल ही दिख जाता है। तो ये मैंने अपना ही ऐसा जोड़ा था कि हाँ, अगर हम पास में कोई बंदा है हमारे तो ऐसे देखेंगे तो थोड़ा कई बार ज्यादा एफर्ट्स भी करने पड़ते हैं, उतना नहीं दिख पाता हमें फिर भी। तो इसीलिए जो जितना दूर ग्रह है उतनी उनकी दृष्टि ज्यादा है। तीन दृष्टि मंगल की, बुध शनि की और बृहस्पति की 3 पूर्ण दृष्टि हो गई। और 7वीं दृष्टि सबकी सब ग्रहों की 7वीं दृष्टि है। अब इसमें राहु केतु और आ जाते हैं। राहु केतु की भी 7वीं दृष्टि तो उनकी भी है। राहु केतु उल्टे चलते हैं, चाहे उल्टे काउंट करो चाहे सीधा काउंट करो। तो अगर हम उल्टे काउंट करेंगे 5वीं दृष्टि 9वीं दृष्टि हमारी, वो 5वीं दृष्टि हमारी 9वीं बन जाएगी सीधे से, है ना। अगर बैक चलेंगे तो जो 5वां हाउस बनेगा वो हमारा 9th बन जाएगा सीधे। तो हम सीधा ही काउंट कर लेते हैं इसीलिए। तो उनकी भी 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। और केतु की भी सेम। केतु की कई लोग दृष्टि मानते हैं और कई नहीं मानते, क्योंकि वो कहते हैं ना नीचे का पार्ट है वो देख कैसे पाएगा। ऊपर 2 हिस्सों में है ना, धड़ से नीचे का हिस्सा केतु मानते हैं, धड़ से ऊपर का राहु का मानते हैं। राहु में दिमाग भी है, दृष्टि भी है। तो इसीलिए कई लोग लेते हैं, कई लोग नहीं लेते हैं। तो इतना ही है इस दृष्टि के बारे में। बाकी और इनका डिटेल से जब आप एग्जांपल्स पढ़ेंगे तब होगा। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, मतलब बेसिक चीज है ये दृष्टि के बारे में। ठीक है विवेक जी, कुछ और आप एक्सप्लेन करें। बिल्कुल ठीक है मैम, आपने बहुत अच्छा बताया। इसमें ये जो चार्ट लगाया है एक हमने, हाँ, ये मैंने अभी नहीं बताया था क्योंकि इनकी एक तो जरूरत नहीं पड़ती, मैंने इसलिए नहीं बताया था ये चार्ट। और जब ये एडवांस में जाएंगे तो इन्हें थोड़ा सा उस टाइम बता देंगे, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे ये, मैंने इसमें ये चार्ट जो है, अभी मैडम ने जो पहली पूर्ण दृष्टि बताई है, बस आपको पूर्ण दृष्टि वाला बताया है। पूर्ण दृष्टि बताई जो कि हमारी ज्यादातर यूज होती है। ये दृष्टि प्रश्न कुंडली में ज्यादातर यूज होती है ये। इसमें अगर आप ये देखोगे कि मैं थोड़ा ऐड कर देता हूँ कि मंगल धरती के नजदीक है बाह्य ग्रह में, बृहस्पति उससे बाहर है और शनि उससे बाहर है। तो आप इसमें डिग्रियों में ये देखोगे कि मंगल की दृष्टि जो है 4थे और 8वें में पड़ती है,
अब उसके एक एक दूर जो है बृहस्पति की जाएगी, क्योंकि जितना दूर जाएगा उतना वाइड दूर जाए, उसका एंगल उसकी दृष्टि का दूर होता जाएगा, दूर हो जाता और है। शनि, हाँ, और शनि का आप देखोगे जो उसकी विशेष दृष्टि 30वीं और 10वीं, वो और दूर है तो और वाइड एरिया में उसका एंगल जा रहा है उसकी दृष्टि का। तो ये ये आप, एंगल वाइज, हाँ, एंगल वाइज आप देखोगे तो मंगल क्लोज है और धरती के नजदीक है, तो उसकी जो दृष्टियां है वो थोड़ी कम एंगल पे जा रही हैं, पूर्ण दृष्टियां, जो विशेष दृष्टियां इनके पास। 7वीं तो सबके पास है, 4थी और 8वीं आप देखोगे कि वो थोड़ा उसका एंगल छोटा है, लेकिन जैसे जैसे और बाहर, जैसे बृहस्पति जाएगा और उसकी वाइड हो गया एंगल उसकी दृष्टियों का, 5वां और 9वां, और शनि का देखोगे और वाइड हो गया, 3रा और 10वां। बेसिकली मंगल, बृहस्पति और शनि का एक कोइंसिडेंट पॉइंट आएगा दोनों तरफ। हाँ, और उस कोइंसिडेंट पॉइंट की वजह से, दूरी की वजह से डिस्टेंस बढ़ जाता है। हाँ, क्योंकि वो बाहरी ग्रह हैं, ये तीनों, इन्हीं की एक्स्ट्रा दृष्टि, पूर्ण दृष्टि है। लेकिन ये जो भी मैंने बताई है वो पूर्ण दृष्टि बताई है। और अभी द्विपाद दृष्टि और आधी दृष्टि, इनका अभी इतना ज्यादा यूज नहीं है। जैसे जैसे एडवांस में आप जाएंगे तो यूज होगा, तब वहां पे डिस्कस कर ली जाएगी। क्योंकि अभी से डिस्कस करके फिर आप इसमें कंफ्यूज हो, तो पहले हम लोग बेसिक पे ही चलेंगे, वो ज्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि ये ज्यादातर प्रश्न कुंडली में यूज होती है, हम कुंडली में कम ही देखते हैं इनको। प्रश्न कुंडली लगाते हैं तब उसमें अलग से कुंडली वो आती है कि 60 डिग्री का पे ये वाली दृष्टि, 90 डिग्री पे ये दृष्टि, कुछ ऐसा है प्रश्न कुंडली में। तो उसको अभी छेड़े ना तो ज्यादा अच्छा था। तो बाकी हाँ, कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कोई भी। कुछ 7वीं मीनिंग क्या है? 7वीं क्या? 7वीं कहाँ से? 7वीं हाँ, नहीं मैं मतलब बताती। 180 डिग्री ग्रह, जो ग्रह है जहां बैठा, वो उससे अपने 7th हाउस को, 7th पे दृष्टि डालेगा। जैसे मान लो ये सूर्य हमारा लगन में बैठा है, मान लो, वो स्लाइड दिखाइए सर, मैं इसी से एग्जांपल समझा देती हूँ। मान लो, अच्छा वैसे भी मैं समझा देती हूँ, चलो बिना उसके भी। मान लो कोई भी ग्रह अगर मेष राशि में बैठा है, वो 1 नंबर की राशि है। अगर वो देखेगा, सामने देखेगा 7वीं दृष्टि से, तो वो 7वीं राशि को देखेगा, क्योंकि उसके सामने 7वीं राशि पड़ेगी, इसलिए। तो वो सामने वाली दृष्टि सबसे मुख्य मानी जाती है, 7वीं दृष्टि। वो हर ग्रह अपने सामने वाले भाव को या उसमें बैठे ग्रह को देखेगा। भाव को भी देखते हैं ये लोग। जैसे अभी ये आप कुंडली देख रहे हो, एक्चुअल लाइव पोजीशन में जो भी ग्रह जहां होगा वहां से 180 डिग्री सामने देख सकता है। ये कैपेबिलिटी है, इसे 7वीं कहते हैं। जुपिटर यहाँ से सीधा सामने देखेगा, सन यहाँ से सामने देखेगा, फिर उसके बाद सैटर्न यहाँ से सामने देखेगा। ठीक है, हाँ, इसे 7वीं कोई भी दृष्टि ग्रह कहेंगे। जहाँ भी, कोई भी ग्रह जहाँ भी बैठा है, मतलब ये तो यहाँ पे बैठे हैं, कोई भी ग्रह कहीं भी किसी भी राशि में बैठ सकता है। मान लो सूर्य, मैंने अभी मेष राशि में बताया, मान लो सूर्य 3री राशि में बैठा है, मिथुन राशि में बैठा है, तो मिथुन से 7वीं राशि जो ही बनेगी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, गुरु की राशि, धनु राशि पे देखेगा। फिर धनु राशि में बैठे हुए ग्रह को देखेगा, और धनु राशि को भाव को भी देखेगा। अगर मतलब वहां पे कोई ग्रह नहीं तो उस भाव पे भी दृष्टि देता है, तो वो 180 डिग्री पे ही वो दृष्टि डालेगा। ठीक है, देखने से मैडम क्या होता है? इससे दृष्टि से क्या होता है? दृष्टि से ये प्रभाव पड़ता है उस ग्रह का। वो जो देख रहा, अगर हम आपको देख रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा आपस में देखने से? इन्फ्लुएंस में आ जाता है उस ग्रह के। कई बार क्या होता है, एक ही ग्रह देखता है, और कई बार दोनों ग्रह आपस में एक दूसरे को देखते हैं। अगर 2 ग्रह आमने सामने बैठे तो वो एक दूसरे को देखेंगे, तो वो एक दूसरे के प्रभाव में आ जाते हैं। आप इसमें ऐसे लगा लो कि एक आप अपने बॉस के सामने बैठे हो, आपका बिहेवियर अलग होगा, एक आप अपने सबॉर्डिनेट के सामने बैठे हो, आपका बिहेवियर अलग होगा। बस वैसे ही मतलब वो डिपेंड करता है ग्रहों की कितनी बल है, कितना बल है, कौन से राशि में बैठा, और ये इसी तरह से फिर होता है। और फिर वैसे भी जनरल साधारण वे में भी कहो कि अगर जब कोई सामने हमारे आदमी व्यक्ति खड़ा है, हम उसको देख रहे या वो हमें देख रहा, तो कुछ तो हम पे प्रभाव डाल रहा है या हम उस पर प्रभाव डाल रहे, चाहे बेशक बात करे या ना करे। बॉडी लैंग्वेज से तो फर्क पड़ता है ना फिर भी। मैडम जैसे सूर्य कोई ऑपोजिट ग्रह में बैठा हो
तो वो दृष्टि मान लो डालेगा, वो तो समझ आता है कि ठीक है सूर्य बलवान ग्रह है, बाकी वीक है। लेकिन अब मान लो एक जगह मंगल बैठा है, एक जगह शुक्र बैठा है, तीसरे और 9वें में, तो शुक्र मंगल को क्या इफेक्ट करेगा, मंगल शुक्र को क्या इफेक्ट करेगा? वो आगे आने वाले टाइम में देखेंगे, अभी बताएंगे कुंडलियां नहीं जब नहीं उसको... अभी, हाँ जब एग्जांपल्स आएंगे आपको वहां पे क्लियर करते चले जाएंगे। अभी आप सिंपल, क्योंकि बेसिक्स से सीख रहे हैं ना, तो आप बेसिक पॉइंट ये समझ लो, क्योंकि आगे हम एग्जांपल्स अभी लगा देंगे कोई भी, तो हम बता देंगे उसको। ठीक है, सुनील जी कोई एग्जांपल लगा दीजिए दूसरा, जो आपने पहले कुंडली लगाई थी, मैं उसमें समझा देती हूँ एक बार। जो सूर्य बैठा था ना, कोई भी कुंडली लगा दीजिए आप, मैं उसी में ही समझा दूंगी। थोड़ी सिंपल से नहीं, होच पोच वाली मुझे समझ नहीं आएगी, थोड़ा प्लेन सी लगाओ सर। इसमें कुछ लिखा हुआ है ना, जो थोड़ा एक प्लेन सी आई थी आपकी, तो ठीक है वो लगाया हुआ मैं। हाँ हाँ थोड़ा लिखा हुआ है ना पुतिन इसमें। साहब की कुंडली ले आता हूँ मैं। बड़े बड़े लोगों की कुंडली लिया हो गया। मतलब जैसे इसमें राइटिंग था ना, राइटिंग ना हो, पूरा ग्रह हो और बस वही हो, वो जिस समय समझा देती हूँ उनको। देखिए अगर हम बेसिक सीख रहे हैं ना, तो बेसिक कुंडली आनी चाहिए फिर। क्या हुआ? ठीक है मैम। हाँ चलिए, हाँ ये थोड़ा ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, नहीं ठीक है सर, ठीक है मैं समझा देती हूँ। नहीं ठीक है, थोड़ा उतना ही ठीक था वो, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है सर। अब ये देखिए, अब शुक्र लगन में बैठा है इनका। लगन तो आप समझते हैं सब लोग, लगन भाव समझते हैं? हाँ जी। वो तो जानते होंगे। हाँ, तो शुक्र जो है लगन में बैठा, और गुरु बैठा सप्तम भाव में। ये आपस में क्योंकि एक दूसरे के सामने आ गए, तो ये आपस में एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं। अब क्या होगा, शुक्र और गुरु का प्रभाव आपस में एक दूसरे पे पड़ेगा। शुक्र क्या है, अपनी राशि को देख रहा, राशि को भी देख रहा है और गुरु को भी देख रहा, इस पे प्रभाव डालेगा। और गुरु जो है अपनी मित्र, उसकी वृश्चिक राशि जो मित्र राशि, उसको भी देख रहा है और शुक्र को भी देख रहा है। तो अब ये आपस में एक दूसरे पे प्रभाव डालेंगे। अकॉर्डिंग टू फिर दशा वशा से हम फिर देखेंगे कि जब इनकी दशाएं आएंगी, जब ये ज्यादा इफेक्टिव हो जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए, चंद्रमा अष्टम में बैठा है 3 नंबर की राशि में, और उधर कोई नहीं है। इसके सामने, चंद्रमा के सामने 9 नंबर की राशि है सेकंड हाउस में, उसमें कोई ग्रह नहीं बैठा। तो हम ये कहेंगे चंद्रमा जो है दूसरे भाव को देख रहा है, हालांकि उसमें कोई ग्रह नहीं। अब आते आते शनि की। शनि देखिए 12वें हाउस में बैठा, शनि अपनी उच्च राशि में बैठा है ये, और ये जो है पहले किसको देख रहा है, तीसरी दृष्टि से सेकंड हाउस को देख रहा है, और फिर 7वीं दृष्टि से ये छठे हाउस को देख रहा है, और 10वीं दृष्टि से ये 7 8 9 10 नवम भाव को, भाग्य भाव को देख रहा है। इस तरह से कर्क राशि को देख रहा है, और ये एक तरह से धनु राशि को, मेष राशि को और कर्क राशि को देख रहा है, और तीनों में कोई ग्रह नहीं है। लेकिन इन तीनों भावों में ये फर्क डालेगा कि यहाँ से जब शनि देखेगा तो वो पैसे के लिए कोशिश करेगा, बहुत मेहनत करे जातक। भाग्य उदय के लिए भी, क्योंकि कर्म का दशी उसके कर्म क्षेत्र को काउंट करते हैं, तो वो भाग्य को भी वो कर्म के थ्रू ही बनाएगा, ऐसे नहीं कि खाली बैठे उसको मिल जाएगा। और 7वीं दृष्टि वो छठे भाव को दे रहा है, तो उसमें वहां वो परेशानी भी दे सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी शत्रु ऋण का है, और जो शनि है वो दुख का कारक है। दोनों दुख के भाव भी मिल गए और दुख का कारक भी मिल गया, और वो नीच राशि है उसकी। तो यहाँ पे ये शनि परेशानी दे सकता है। मतलब यहाँ पे इसमें ये देखो कि सबसे पहले लगन में जैसे वृश्चिक राशि है, 8 नंबर है ना, और उसमें उसका स्वामी कौन है वृश्चिक राशि का, आप देखोगे कि मंगल है। मंगल कौन सी राशि में, मकर में, तीसरे घर में उच्च का हो गया। अभी कल ही बताया था ना उच्च राशि में, तो लग्नेश तीसरे घर में उच्च का हो गया।
और तो वो इसका अपनी उच्च राशि का होके वो दृष्टि, उसकी 7वीं दृष्टि कहाँ जा रही है? कर्क राशि में, नवम भाव और पे। इस समय 4 गोचर नंबर में भी राशि। मंगल उच्च के चल रहे, इसलिए पुतिन साहब इस इतने टाइम भी मंगल पागल हुए। गोचर में उच्च का है। अगर आज इसलिए की डेट मंगल में ऊपर हो रहा है। अब हाँ। पराक्रम भाव में है तो वो और पराक्रम ही उसकी कितना हो रहा है। और इस मंगल की जो चौथी दृष्टि है, एक तो वो जा रही है मेष राशि पे, अपनी राशि पे, 1 नंबर पे, हाँ, छठे घर में। और एक इसकी 7वीं दृष्टि जा रही है कर्क राशि पे, जो नवम और भाव है, भाग्य धर्म। और बिल्कुल जो बिल्कुल 10वीं, इसकी 8वीं दृष्टि है वो उसके कर्म स्थान पे, तो इसीलिए लड़ाई हाँ, झगड़ा हो रहा है, क्योंकि कर्म पे भी हाँ, अभी उसका काम है, काम लड़ाई झगड़ा करने का। क्योंकि ऑलरेडी वहां केतु भी साथ में कर और रहा वो है ना। अपने अपने शत्रुओं को दमन करेगा, क्योंकि शत्रु जो है शत्रु छठा घर शत्रुओं से होता है। तो अभी वो शत्रु पे हाँ चौथी दृष्टि जा जीतेगा रही है। ये हाँ, और ये ये अभी बिल्कुल अपनी बात मनवा के छोड़ेगा। हाँ और ये इस अपनी समय बात शनि की अपने इनकी डट इस समय इनकी शनि की महादशा भी चल रही है। ओ और फिर तो ये शनि भी वही है, शनि भी वही मकर में ही है अभी। वहीं बैठा ना, मकर नहीं, मकर में बैठा उनके साथ। और शनि इनकी कुंडली में तुला में बैठ करके उच्च का होकर के शनि वहां से वो हाँ छठे पे दृष्टि डाल रहा है। नहीं, छठे पे भी दृष्टि चाल रहा है। जो गोचर का शनि है वो भी वो भी मकर में है, मंगल के साथ, वो भी मंगल के मकर साथ में में ही है, है। हाँ। मंगल के साथ है। तो इसको कोई जीत नहीं सकेगा इस टाइम तो। अभी ये जो अभी ये जो जब चाहेगा तक वो ये गोचर है ना, 1 महीने का टाइम, यही टाइम है इसका हाँ जीतने का। हाँ और अभी एक चीज और है, इनका जो गुरु अभी अस्त हो रखा है, अभी गुरु हाँ। अस्त हो गया है, तो ये अपने उससे नहीं, अच्छा, कोई भी अपनी नीति नहीं इनके वैल्यूज सामने में काम करेगी, कोई वैल्यूज भी नहीं रखेगा। हाँ, कोई नीति हाँ नहीं काम करेगी, कुछ नहीं काम करेगा, कोई ज्ञान नहीं हाँ काम करेगा, इसे तो बस लड़ाई करनी है बस। ये अस्त है इस समय, इसे अपना फैला। हाँ ये इस समय अस्त है। क्योंकि हाँ वैल्यूज नहीं समझ में आएगी और ना, कोई अगर गुरु अस्त बताना भी किससे चाहेगा। हुआ है? गुरु अस्त किससे हुआ है? गुरु अस्त हुआ है जो 5वीं राशि का स्वामी है सूर्य, सूर्य ने अस्त किया दशम का। तो मतलब कि इसका मतलब कर्म, अभी इसका काम पे ध्यान है, बस काम पे फोकस है बस। जो चाहता करके रहेगा बस। हाँ, खैर सूर्य का दृष्टि समझ में आया आप लोगों अच्छा को? सूर्य, हाँ ये मैं पूछना चाह रही थी, ये आपने पूछ लिया, अच्छी सूर्य बात है। 12वें घर में नीच का हो गया है हाँ इसमें। हाँ नीच का है ना सूर्य तो। लेकिन उसका नीच हाँ भंग कर दिया नीच शनि ने। भंग कर दिया ना शनि ने, उच्च के शनि ने। शनि लेकिन ना शनि नीच भंग करता नहीं है वैसे सूर्य का, वो कुछ वो मतलब थोड़ा, मतलब उतना असर नहीं रहेगा, लेकिन हाँ कुछ तो असर रहेगा सूर्य का। हाँ। क्योंकि देखियो जब भी सूर्य नीच का, जब तो ये इतना ऊपर जा रहा राजा है, मतलब थोड़ा फर्क तो है ना फिर। अब देखो अपना क्या नाम है सुनील जी, अब देखो कि आप कह रहे थे नीच के ग्रह देते हैं, अब सूर्य क्या सत्ता का कारक है, ये बंदा तो सबसे टॉप पोजीशन पे बैठा ना दुनिया में, काफी पावरफुल पोजीशन पे है, तो देखिए सूर्य का किसी भी कुंडली में लग्नेश की बहुत बड़ी भूमिका होती है। लग्नेश इसका उच्च का है। पहले आप देखिए इस कुंडली में, सबसे पहले कुंडली आप देखोगे, पहले आप लग्नेश देखोगे, लगन लग्नेश। उसके बाद देखोगे कोई ग्रह अस्त तो नहीं है, फिर आप देखोगे उच्च नीच के ग्रह। जो अथॉरिटी का कारक है ना सूर्य, वो दशमेश भी है, मैं मानता हूँ। देखो नहीं, और फिर दूसरा देखिए मिथुन का, चंद्रमा का बैठा मिथुन राशि में, तो इसमें डबल स्टैंडर्ड भी रखता है ये। यस। मिथुन राशि। और एक चीज और है इसमें, अगर आप देखोगे कि 8वीं राशि लगन में है वृश्चिक, और चंद्रमा अष्टम में चला गया, तो इसके दिमाग में एक बार जो चीज बैठ गई ना, वो बैठ गई, करनी है। हाँ अड़ गया तो अड़ गया, वो वाली बात है इसकी। और चंद्रमा भी मतलब मिथुन राशि में बैठने के बाद ना, बस ऐसे ही है, इसका वैल्यू सिस्टम कम है, मतलब फोर्स पे ज्यादा है इसका। क्योंकि वैसे हाँ अभी शनि की दशा इसकी सितंबर 2022 में खत्म होगी। तो अभी अप्रैल में तो गोचर ही चेंज हो जाएगा, शनि का इधर आ जाएगा, कुंभ में आ जाएगा, राहु के साथ आ जाएगा, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत करेगा, उस टाइम दिक्कत होगी देखने को घर में, अपने घर में सुख में, इसको अपने घर में फाइनेंशियल दिक्कतें आने वाली है। अभी तो ये कमांडिंग पोजीशन में है, जब गोचर चेंज होगा तब अपने आप इसको दिक्कत आएगी। हाँ नेचुरल, तब ये हलचल में आएगा। क्योंकि देखो फिर जो शनि है गोचर का, वो फिर 3rd हाउस को देखेगा, फिर 7वें दशम हाउस को देखेगा, फिर लगन को भी देखेगा। सही बात इसको परेशानी इसको परेशानी आने वाली है फिर आगे, क्योंकि ये शुक्र को परेशान करेगा शनि। हालांकि मित्र है, पर फिर भी परेशानी तो कुछ देगा। शनि की दृष्टि से कोई नहीं बचता है, बात तो सही है। हाँ तो अभी ये 1 महीना इसको जीतने के लिए, 1 महीने में जितना जीत लिया जीत लेगा, उसके बाद इसका डाउनफॉल आना है।
नहीं, उसके बाद क्या है, गुरु भी राशि मीन में चला जाएगा तो मीन से वो लगन और उसको देख लेगा, बचा लेगा गुरु। गुरु बचा लेगा, वैसे ये बात भी मानता हूँ मैं। तो लगन एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद ये एक्टिव रहेगा, क्योंकि शनि और गुरु की दोनों की दृष्टि लगन पे जा रही है। जो अभी ये तूफान में जा रहा है ना, ये थोड़ा डाउन तो फिर भी होगा, ऐसे नहीं कि ऐसे ही रहेगा, ये अपना बचाव करते हुए चलेगा फिर, तो गुरु इसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि वैसे भी अपनी राशि का हो जाएगा, दिमाग में थोड़ी वैल्यू आ जाएंगी इसकी उस टाइम कि हाँ थोड़ा चलना चाहिए, क्योंकि पंचम माइंड का भी मानते हैं, बुद्धि का पंचम हाउस, तो बुद्धि इसकी थोड़ी सी ठीक होगी, खुलेगी फिर, नहीं थोड़ी वैल्यूज पे जाएगी। अभी क्या है, गुरु है ना, बृहस्पति अस्त हुए है, तो अभी इनका दिमाग नहीं चल रहा है, कोई बुद्धि काम नहीं कर रही, बस जीतना है, हराना है बस। हाँ, और गुरु भी गुरु भी देखिए किसका स्वामी है, सेकंड हाउस का स्वामी है, पंचमेश का, सेकंड का वो धनवन का ही स्वामी है, और उसका फाइनेंशियल लॉस हो ही रहा है इनको। सही बात है, कर्मों की वजह से, धन का नुकसान हो ही रहा है, अपने कर्मों की वजह से। और वैसे भी गुरु षडाष्टक में बैठा ना सेकंड हाउस से, ये भी तो देखो, षडाष्टक में बैठा। यस बिल्कुल सही। कहाँ से करेगा, वो तो छठे में है, इसलिए थोड़ा बच भी रहा, अगर अष्टम में नहीं है ये। वैसे तो गुरु का केंद्र में आना अच्छा है, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा है, अच्छा है, कमांडिंग पोजीशन पे है, लेकिन ये कि वो दिग्बलहीन है, लेकिन वो दिग्बलहीन है, दिग्बल तो नहीं है। नहीं, वैसे भी सप्तम में गुरु अच्छा नहीं होता, इसकी पर्सनल फैमिली लाइफ भी अच्छी नहीं होगी। और वैसे भी शुक्र की राशि में देखिए, वृषभ राशि, सेकंड राशि में, शुक्र से दृष्टि भी है। शुक्र से दृष्टि भी है, तो ये तो खूब सारे जो रूल रेगुलेशन है अपनी बीवी पे चलाता होगा, बाहर नहीं चलते होंगे इसके, और इसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो भी तो नहीं करता, यही कारण है, सब पे अपनी थोपता है। नहीं थोपता ही है, बीवी पे ज्यादा थोपेगा, ये बाहर वालों पे फिर भी नहीं थोपेगा। क्योंकि देखिए गुरु वहीं बैठा और वो शुक्र तो इसमें तो बीवी तो इसके अनुसार चलेगी, क्योंकि सप्तमेश लगन में चला गया, चलेगी वो तो। हाँ, और फिर वहां सप्तम में एक शुभ ग्रह आ गया जो कि त्रिकोण का स्वामी, तो वही बात है ना, बीवी बहुत डिसेंट होगी, इसकी वैल्यूएबल वाली होगी, इसलिए बनती कम होगी इसकी, मैं बता दूं, क्योंकि इसकी बीवी में वैल्यूज हैं, पर वही है कि वो मंगल जो लिए बैठा तीसरे हाउस में, वो भी अब ये भी तो देखो लग्नेश, वो मंगल एक तो पहले उच्च का हो गया, तो लगन और लग्नेश दोनों को गुरु ने भी देख लिया, सातवीं और नौवीं दृष्टि से। वही बहुत ही स्ट्रॉन्ग कुंडली है, तभी तो बैठा है इतना कुछ। हाँ, तभी ऐसे वो नहीं है। देखो शत्रु का कब्जा इसका देखिए कर्मेश से भी है, सूर्य इसको देख रहा, बेशक वो नीच का है, लेकिन किसको देख रहा है, छठे भाव को देख रहा, तो डोमिनेटिंग पर्सनालिटी रही है, दुश्मनों पे डोमिनेट करके रहेगा ये। हाँ, लेकिन इसके शत्रु भी उच्च लेवल के ही हैं, देखो वो एक, क्योंकि छठे का स्वामी उच्च का हो गया। हाँ, छठे का स्वामी उच्च का हो गया, लेकिन ये उनका दमन करेगा, क्योंकि वहां से तीसरे से बैठ के देख भी रहा है उसको, फिर दमन तो हमेशा ही करता रहा होगा ये, ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन इसके ना सूर्य 12वें हाउस में जाके, कर्म भाव का स्वामी 12वें भाव में जाके दूसरे के देश में जाके तहलका मचा रहा है, मतलब बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, दूसरे देश में, क्योंकि विदेश का हाउस है वो उसका, और इस समय गोचर में भी केवल सूर्य शनि कमांडिंग पोजीशन में, बाकी सब वीक है। सूर्य गोचर में देखेंगे सूर्य और शनि कमांडिंग चल रहे, आगे सूर्य पीछे शनि, कुंभ और मकर, कुंभ और मकर, तो सूर्य यहीं पे चल रहा, फिर सूर्य ने फिर कर्म क्षेत्र को देख लिया गोचर के सूर्य ने, अब बताइए ये तो डोमिनेट करेगा ही करेगा सूर्य। हाँ, और अभी 4th हाउस में उसने अस्त किया गुरु को, तो मतलब कि दुनिया, इसका घर पे बहुत विरोध हो रहा होगा। विरोध तो हो रहा है, लेकिन मान नहीं रहा, सभी कर रहे हैं। ये देखो इसकी अपनी पर्सनालिटी है, जो किसी इतने लोगों को घुमा रहा है, ये इतने वर्ल्ड लेवल के लोगों को घुमा रहा है, और सब ये जब तक गुरु अस्त से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक किसी का मानेगा नहीं है, तब तक नहीं मानने वाला है, कुछ भी कर लो। ये अस्त से जब वो हो जाएंगे, उसमें अस्त से निकल जाएंगे जब गुरु, तभी ये, और वो इतने फिर पंचम में आ जाएंगे, तब इसके थोड़ी बुद्धि चलेगी, काम थोड़ा सा करेगा ये काम बुद्धि से। ये महीना ऐसे ही जाने वाला है। हाँ, अप्रैल तो ऐसे ही जाएगा।
मार्च में, अप्रैल में शनि गोचर चेंज कर रहा है ना, नहीं वो ठीक है, लेकिन गोचर अभी राहु 23 मार्च को बृहस्पति निकलेंगे। अच्छा 23 मार्च को सबसे पहले तो ये पोजीशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो राहु भी निकल जाएगा, राहु जाएंगे 13 अप्रैल में, 13 अप्रैल को राहु इसमें आएंगे। हाँ, तो देखिए राहु और केतु कहाँ से गोचर कर रहे हैं, इसके लगन और सप्तमी से गोचर कर रहे हैं राहु। हाँ, तो वो पूरा इसको जकड़ के रखा हुआ है राहु ने। राहु का गोचर इसके लिए नुकसानदायक होगा, लेकिन हाँ वो अभी अष्टम में, छठे में आ जाएगा राहु का गोचर। बिल्कुल, छठे में तो अच्छा होता है राहु, चंद्रमा से एकादश हो गया और लगन से छठे हो गया तो अच्छा होगा। नहीं रुक जाओ, देखे 1 2 छठे में अगर राहु आएगा नहीं फिर ये कर्म भाव को देखेगा राहु, फिर ये करेगा, फिर चालाकियां करेगा ये, इससे गलतियां होंगी, फिर राहु गलतियां भी कराएगा। इससे इसको पता नहीं चलेगा ना, ये होशियार बनेगा, एक्चुअली होशियारी में वो मिस्टेक करेगा, क्योंकि राहु कर्म क्षेत्र को भी देखेगा और धन भाव को भी देखेगा। धन, हाँ यही मैं कहती हूँ। और वो फाइनेंस ही जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इनकी करेंसी वीक हो रही है। रूबल, इनका भी रूबल का प्राइस 105 से 110 के बीच में चल रहा है। द थिंग इज लाइक जैसे ही ये सिचुएशन बनेगी ना, तब ये एक्चुअली इसको समझ में आएगा अब तो गलती हो गई, अब पछताना पड़ेगा। आप देखो, और यही राहु फिर देखो शनि सूर्य बुध तीनों को देख रहेगा। राइट। और ये राहु देखना कितना इसको परेशान करेगा, इसकी इमेज भी खराब करेगा। अभी एक महीने का जो टाइम है, कुछ भी कर ले, इसको कोई नहीं हरा सकता। मतलब बाद में इसकी इमेज भी खराब होगी। यस, जब नुकसान होगा, इकोनॉमी डैमेज होगी, वही होने वाला है। नहीं बाहर के कंट्रीज में भी देखिए, बाहर के कंट्रीज को देखेगा इमेज ये राहु। हाँ, बाहर के कंट्रीज का है, बाहर के कंट्रीज तो बाहर के कंट्रीज में जो ये तहलका मचा रखा, तो वो थोड़ा सा सभी लोग इससे नाराज हो जाएंगे मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल विवेक जी, बिल्कुल। चलिए टॉपिक पे आए फिर से, बैक टू पवेलियन। चलिए तो अब मेरे हिसाब से दृष्टियां समझ में आई होगी, किसी को नहीं आई तो रिपीट कर देते हो। हेलो, दृष्टि का संबंध ऐसा है, जब भी कोई ग्रह जहां बैठता है उससे 7th हाउस सबसे पहले आप मान लो। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे देखो, बृहस्पति गुरु यहाँ बैठा हुआ है, तो इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7th हाउस की दृष्टि है। कोई भी ग्रह, प्रिंसिपल नंबर 1, रूल नंबर 1, कोई भी जहां बैठेगा मैं अपने घर के सामने वाले को देखूंगा। जैसे आप अपने घर में बैठे हो, आपके सामने वाले घर में कौन क्या कर रहा है आपको तुरंत सामने नजर आता है, क्योंकि आंखों के एग्जैक्ट सामने है। तो इसे कहते हैं 7th दृष्टि। किसी भी कुंडली में जो जहां बैठेगा उसके ठीक 7th हाउस ठीक सामने। अभी यहाँ पे कोई ग्रह बैठा है अगर, तो ठीक सामने वाला घर ये हो गया। जैसे चंद्र यहाँ बैठा है तो इनके सामने वाला घर ये हो गया, ठीक है। शनि बुध सूर्य यहाँ बैठे, इनके सामने वाला घर ये हो गया। राहु यहाँ बैठा, इनके सामने वाला ये हो गया। मंगल यहाँ बैठा है, मंगल के सामने वाला ये हो गया। बेसिकली 180 डिग्री। अगर इसको मैं अलग तरीके, जिस राशि में बैठा उसमें 6 जोड़ दो, बस 6 ऐड कर दो, 6 ऐड कर दो। मतलब बहुत सारे तरीके हैं, सामने वाला देख लो, 180 डिग्री देख लो, मतलब बहुत सारे तरीके से आप कह सकते हैं। और 360 डिग्री में अगर हम देखेंगे कोई भी ग्रह, तो जहां बैठा उससे 180 डिग्री एग्जैक्ट सामने वाले घर में देखेगा। कोई भी ग्रह, जुपिटर यहाँ से सामने देखेगा, ठीक है। मून यहाँ से ठीक सामने देखेगा, ठीक है। सैटर्न यहाँ से ठीक सामने देखेगा, वीनस यहाँ से ठीक सामने देखेगा, कोई भी ग्रह। ये रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। रूल नंबर 2 ये कहता है कि सामने तो सभी देख रहे हैं। देखिए मैंने यहाँ पे दृष्टि में साफ दिखा रखा है, सबके सामने दृष्टि देखिए। शनि के सामने 7, मंगल के सामने 7, गुरु के सामने 7, राहु केतु सूर्य चंद्र बुध शुक्र 7। इसके अलावा शनि मंगल गुरु राहु केतु इनकी कुछ दृष्टियां और है। शनि की दृष्टि है, शनि के पास 2 एडिशनल आंखें जिसे कहते हैं 3 और 10। मंगल के पास भी है 4 और 8, और गुरु के पास है 5 और 9। गुरु की जो आंखें हैं वही आंखें राहु केतु को भी मिली है, 7, 5, 9, ठीक है। बेसिकली 7 में से हम 2 माइनस करेंगे और 2 प्लस करेंगे, वो गुरु राहु केतु की आंखें। मंगल के केस में हम 3 माइनस करेंगे, 3 प्लस करेंगे, सॉरी 3 माइनस करेंगे और 1 प्लस करेंगे, मतलब 7, 4, 8। मंगल वो याद करने का अपना तरीका। और शनि के केस में, हाँ, शनि के केस में 4 माइनस करेंगे, 3 ऐड करेंगे, 7, 3, 10।
बेसिकली कोइंसिडेंट पॉइंट की बात जो विवेक जी कह रहे थे उसका मतलब भी आपको समझाता हूँ मैं कि जैसे मंगल पहले आता है, फिर आते हैं बृहस्पति महाराज, फिर आते हैं शनि। शनि, ठीक है, तो वो भी तरीका है। तो सामने दृष्टि छोड़ दो, अब हम जो एडजेसेंट दृष्टि उनकी बात करते हैं। तो मंगल का 4 और 8 हो गया, एक एंगल बना। ठीक है, उसी पॉइंट को मार्क करके जब उससे हम डिस्टेंस पीछे लेंगे तो गुरु का हो जाएगा, वो एंगल बढ़ जाएगा, वो 5 और 9 हो जाएगा। और गुरु का इसके बाद फिर शनि का हो जाएगा 3 और 10। ठीक है, तो ये बस आप याद कर लेना, 7वीं दृष्टि फिक्स है, इसके एडिशनल शनि मंगल गुरु की अलग अलग दृष्टियां हैं, और जो गुरु की दृष्टि होती है वही राहु केतु की होती है। ये क्लियर है इसको? हाँ, बाकी जिनको नहीं क्लियर है वो फिर दोबारा रिपीट कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। किसी को कोई क्लियर क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ होमी जी। हाँ जी, हाँ जी। कोई डाउट? लगता है डाउट ही डाउट है। नहीं, अभी तो कुछ ठीक है, बस समय तो आ गया है। तो कभी वो देखो इसके टेक्निकल पार्ट में हम वापस जाएंगे कभी। अभी क्या है, एक्चुअली क्या है ना, वो बीच में घर भी हैं, ग्रह भी हैं, उनके स्वामी भी हैं, राशियां भी हैं, अब दृष्टियां भी आ गई, और अस्त और वो भी कर दिया। अब ये नहीं समझा रहा कौन सी चीज कहाँ पे गई, कौन सी चीज कहाँ पे गई। नहीं, ऐसे ना, ये अलग अलग चीजें, ये चीजें अलग अलग है, सबको यूज करना पड़ता है, सबको यूज करना पड़ेगा, और ये लर्न करनी पड़ती है। ये जैसे टेबल हम लोग याद करते हैं ना, ऐसे टेबल की तरह हमें याद करना पड़ेगा। ये तभी आप बोलते थे ना, तभी ये बोलते थे कुंडली देख लो, तो कुंडली देखने में बहुत दिमाग लगता है। चेस खेलते हो? बहुत कम चीजें हैं। होमी जी, आप चेस खेलते हो? टाइम लगता है, आप तो मिनटों में डिस्कस कर दिए। हमें यही नहीं समझा रहा, आप 6 नंबर ग्रह की बात कर रहे हो कि राशि की बात कर रहे हो कि ग्रह घर की बात कर रहे हो? अरे आप भी करोगे कुछ महीनों बाद, देखना आप भी करोगे। सर आप बस इतना जो दृष्टि बताई ना उसको लर्न कर लीजिए, जो अब तक विवेक जी ने और हमने और सबने मिलके आपको बताया ना, उसको एज ए टेबल की तरह आप जब तक याद नहीं करेंगे आपको आगे बढ़ने में दिक्कत आएगी, फिर आप एकदम पकड़ेंगे। जैसे टेबल अगर याद हो जाए तो डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाई सब कर लेता है सब लोग, तो ऐसे ही अगर हम लोग, ये बेस है हमारा, एक तरह से बेस कह सकते हैं, ये बेस है। अगर ये बेस अच्छा हो जाएगा तो फिर आगे बहुत आसान रहता है, अपने आप ही मुंह से निकलना शुरू हो जाता है, वो समझने की बात नहीं है। हाँ, आप एक काम करो, ये जो चार्ट मैंने दिया ना, इसको कलर प्रिंट आउट निकाल लो कहीं से, और जब आप बैठो ना सामने लेके बैठो, सबसे इजी हो जाएगा। इसमें सब कुछ दे दिया इसलिए। दे तो दिया, अभी मैं वही बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या है कि अभी सारा कुछ इतना कंसेप्ट इंटरमिक्स हो गए, और ये नहीं समझा रहा पहले किसको सोचना, अच्छा, पहले नहीं, वो आपको वो बताएंगे आपको ना। मैं बताती हूँ। पहले आप राशियां देखिए, राशियां याद करिए, राशि के वो जो ग्रह है, किस राशि का कौन सा ग्रह वो याद करिए। उसके बाद आप कुंडली के भाव देखिए, भाव का उन्होंने बताया था कि कौन से भाव से क्या क्या हम देखते हैं, ये अभी बताया कि नहीं बताया, ये मुझे आइडिया नहीं बताया। तो आप ये चीज याद करिए कि पहले भाव से हम क्या देखेंगे, दूसरे भाव से क्या देखेंगे, इस तरह से याद कीजिए। फिर उसके बाद आप दृष्टि पे आ जाइए, दृष्टि ऊंच नीच पे आ जाइए, चाहे उच्च कौन से उसमें होता है, नीच किस में होता है। उसके बाद आप दृष्टि पे आ जाइए, क्योंकि दृष्टि बहुत आसान है, आपको मुश्किल लग रही, फिर आप दृष्टि करिए, बस इतना ही आप करिए चैप्टर। अभी तो ऐसा है ना, इनको सीखते हुए अभी मतलब कितने, अभी 10-12 दिन ही हुए हैं अभी। हाँ, इसलिए ना तो साल 1.5 साल। हाँ विवेक जी, आपने शायद थोड़ा फास्ट ले लिया, इनको थोड़ा धीरे धीरे चलाओ, शायद मुझे ऐसा लगा। सॉरी अगर आपको बुरा लगा। वो बहुत स्लो किया, बहुत स्लो चल रहे हैं। नहीं, जैसे उनको है ना, याद भी करना पड़ेगा। हम लोग तो अपने हिसाब से करते हैं, अरे बहुत आसान है, फटाफट कर दो, लेकिन जिसको जब हमने याद करे थे ना, मुझे याद है ना, याद नहीं होते थे। जब करते हैं ना थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, याद नहीं होते वो चीज, कहीं कंफ्यूजन हो जाता है। अभी कैसे, अभी इनको राशियां याद हुई हैं, भाव याद हुए हैं, सबके कारकत्व है, राशियों की क्या क्वालिटीज है, भावों की क्या क्वालिटीज, जो ये मित्र वाला चैप्टर बताया था, हाँ मित्र वाला चैप्टर, ये आपको लर्न करना पड़ेगा एज ए टेबल की तरह, ऐसे नहीं कि समझ लिया, रटना पड़ते हैं ये चीजें। होमी जी, तो वही बात है। ये चार्ट प्रिंट आउट निकाल लो, ये आपको लाइफ टाइम यूज होगा। हाँ बस क्या आप सामने रख के यूज कर लो, वो भी बात है शुरू में, फिर अपने आप यूज करते याद हो जाती है कुछ चीजें। मैंने स्टार्टिंग में यही किया था, मैंने जो बनाया था सामने मैंने पूरी कटिंग रखता था, अब याद हो गई।
स्टार्टिंग में जब कुंडली देखना चालू किया मुझे समझ में को याद नहीं रहता था अभी किसकी दृष्टि कौन सी है, कौन नीच में कौन उच्च में, कितने डिग्री पे अस्त होगा। हाँ, बस इनर और आउटर प्लेनेट का ध्यान रखोगे ना तो आपको एकदम ध्यान आ जाएगा। आउटर प्लेनेट की ही 4-8 मंगल की आउटर प्लेनेट है, मंगल, बृहस्पति और शनि, इन तीनों की एक्स्ट्रा दृष्टि है, इनर प्लेनेट की नहीं है। अच्छा, वी आर आउट ऑफ टाइम मैडम। ओके, लेस देन 1 मिनट हो गया। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू। तो दृष्टि हो गई है, अब बस एक महादशा कंसेप्ट है, इसको हम थोड़ा 2-4 दिन रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे। शत्रु मित्र का चार्ट करवाना है अभी, ग्रहों के नैसर्गिक कारकत्व करवाए थे, भावों के, राशियों के, वो सब करवाने हैं अभी। करवा लीजिए, आप करवाइए, यू आर द, जो ऐसा आप कहेंगे सर जी, आप और मैडम ही संभालिए, आप लोग जो कहेंगे वो करवाएंगे। नहीं, जो टॉपिक कहेंगे मैं वो पढ़ा दूंगी। नहीं ठीक है। अगर आज होमी जी से पूछे